सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें। एफडीए कमर्शियल प्लाजे की तामीर का मंसूबा बना लिया गया। गुलस्तान कॉलोनी में बनाया जाने वाले 5 मंजिला कमर्शियल प्लाजा शहरियों और एफडीए के लिए एक एहसन इकदाम है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी यकीनन ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है कि एफडीए की जानिब से गुलस्तान कॉलोनी में एक बहुत बड़ा प्लाजा जो है वो बनाने का मंसूबा जो है वो बना लिया गया है। तकरीबन 57 मरले ये अराजी है जो कि अरसा दराज से खाली पड़ी थी। यहाँ पे ज़माना कदीम में एक एफडीए का रेस्ट हाउस होता था जिसे कुछ अर्सा पहले गिरा दिया गया था। उसके बाद ये जो है इलाका, ये अराजी जो है 57 मरले बिल्कुल वीरान पड़ी थी। तमाम एफडीए के हवाले ने दोबारा इस हवाले से प्लानिंग की है और यहाँ पे एक 5 मरला शॉपिंग मॉल जो है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा प्लाजा जो है वो बनाने का मंसूबा जो बनाया गया है। उम्मीद की जा रही है कि आइंदा 2 माह में यहाँ पर इसकी डिज़ाइनिंग का जो काम है वो मुकम्मल हो जाएगा और आइंदा 2 साल में जो है ये प्लाजा जो है 5 मंजिला प्लाजा जो है ये मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसमें जो बुनियादी तौर पर जो बेसमेंट या जो 1-2 पहले फ्लोर्स होंगे वहाँ पे कमर्शियल दुकानें होंगी, जो ऊपर वाले फ्लोर्स हैं वहाँ पे ऑफिस बनाए जाएंगे और यहाँ की जो एक तखमीने के एक अंदाजे के मुताबिक जो लागत है वो तकरीबन 30 करोड़ के करीब है। 30 करोड़ ये तमाम तर पैसे जो हैं ये एफडीए अपने सोर्सेज से लगाएगा और यहाँ पे एक कमर्शियल प्लाजा जो कि 5 मंजिला प्लाजा होगा उसको बनाएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चीफ इंजीनियर एफडीए असगर अली साहब। आइए उनसे इस हवाले से बात करते हैं कि इस बड़े ब्रेक थ्रू के हवाले से क्या कहेंगे। असगर साहब बताइएगा कि ये यकीनी तौर पर एक बड़ा आसन इकदाम है एफडीए की जानिब से कि ये एक ऐसी जगह जो कि 57 मरले जगह पिछले अरसा दराज से जो खाली पड़ी थी, वीरान पड़ी थी, इस हवाले से क्या कहेंगे, कितना बड़ा फ़ायदा होगा एफडीए को इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एफडीए ने एक स्कीम गुनगबाड़ी के ज़रिए अप्रूव करवाई है जिसमें ये प्लाज़ा बनेगा। ये गुलस्तान कॉलोनी का इलाका है और मिल्लत चौक के नज़दीक है। इसमें 2 माह में इसकी डिज़ाइनिंग मुकम्मल होगी और उसके बाद 2 साल में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। इसके बाद ये हमारे एफडीए के ओन सोर्स से ये होगा। इसमें हमने पंजाब गवर्नमेंट से कोई फंडिंग नहीं अरेंजमेंट कराई, हमने अपने ओन सोर्स से ये काम कर रहे हैं। 2 साल में ये काम मुकम्मल हो जाएगा। 5 मंजिला ये हमारा प्लाजा होगा। इसमें एक बेस होगा, एक फर्स्ट फ्लोर होगा, उसके बाद 3 मंजिल, टोटल इसमें 5 स्टोरीज होंगी। ये आगाह कीजिएगा कि इस प्लाजा के बनने से एफडीए के यकीनी तौर पर माली जो मुआवनत होगी, यहाँ से एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा, इस हवाले से क्या कहेंगे? इसमें क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट ओन सोर्स प्रोजेक्ट है, इसमें हमारा जो एफडीए में जो भी डेफिसिट में जा रहा है इसमें इम्प्रूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एफडीए को और इंशाल्लाह बहुत ही इम्प्रूवमेंट होगी एफडीए में अपने माली वसाइल से काम करने की। थैंक यू। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इलाके में चूँकि एक बहुत बड़ा कमर्शियल प्लाजा होगा, 5 मंजिला प्लाजा, 57 मरले तकरीबन इसकी अराजी है। इलाके में इस हवाले से क्या मतलब ये है कि फ़ायदा होगा? यकीनी तौर पर बहुत सारे लोग आपकी तरफ रश करेंगे, ऑफिस, दुकानें और इस तरह के शॉपिंग मॉल बनाने के लिए। इस हवाले से इलाके में इसका क्या फ़ायदा होगा? इलाके में हम कंपटीशन में आएंगे। ये जो प्राइवेट प्लाजे लोग बना रहे हैं उसको ताकि डिस्करेज करें और जो हमारे एफडीए के प्लाजे हैं इनको हम आगे लेके जाएं और ये गवर्नमेंट का होगा प्लाज़ा और हम इनको जो कंपटीशन होगा वो प्राइवेट प्लाज़ों से हमारा होगा। तो इंशाल्लाह इसको ओन सोर्स जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो हमारे डेफिसिट्स हैं इसको इम्प्रूवमेंट करने में इसमें एडवांटेज होगा। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका ये कहना है कि इस प्लाज़ा के बनने से जितने भी प्राइवेट प्लाज़ा मालिकान हैं उनके साथ कंपटीशन एक तो बढ़ेगा, दूसरा ये है कि इस प्लाज़ा के बनने के बाद यकीनी तौर पर बहुत सारे ऐसे लोग जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पे कुछ ना कुछ कारोबार करना शुरू चाहते हैं या अपनी किसी ना किसी हवाले से इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, उनके हवाले से भी ये एक सूदमंद होगा क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये इस तरह के प्लाजे जो हैं वो बनाए जाने, उनकी जो मुआवनत होती है या प्लाजे बनाए जाते हैं बहुत कम होता है। लेकिन एफडीए की जानिब से ये एक इंतहाई आसान इकदाम है कि इस प्लाजा के बनने से ना सिर्फ अहले इलाका को फ़ायदा होगा बल्कि एफडीए की जो इनकम है, सालाना माहाना इनकम, उसमें भी इजाफा होगा जिससे एफडीए को माली मुआवनत मिलेगी। जी
जी रमज़ान मिर्ज़ा, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करें। झंग महकमा हाईवे की वर्कशॉप कबाड़ खाने में तब्दील हो गई। करोड़ों रुपए मालियत की हैवी मशीनरी खड़े खड़े खराब होने लगी। मशीनरी में से कीमती पार्ट्स भी गायब हो चुके हैं। हाईवे की वर्कशॉप में बुलडोजर, क्रेन, रोड रोलर और दीगर मशीनरी मौजूद है। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ जंग हसन अली से। जी हसन अली, क्या तफसीलात हैं? तो 15 से ज्यादा ऐसी हैवी मशीनरी मौजूद है जो कि नाकारा कर दी गई है, जिसमें बुलडोजर, रोड रोलर, हैवी क्रेन्स और दीगर मशीनें जो है वो शामिल हैं। इनको जो है वो 2006 से बाद से लेके और अब तक 10 साल गुजरने के बाद भी अभी तक काबिल इस्तेमाल जो है वो नहीं बनाया जा सका, जिसकी वजह से ये मशीनरी जो है ये वर्कशॉप में खड़े खड़े जंग आलूद हो चुकी है। इसके साथ साथ इसके जो कीमती पार्ट्स हैं मशीनरी से वो भी निकाल दिए गए हैं। इस हवाले से जो जराए हैं उनका यही कहना है कि इस मशीनरी को जो है वो ठीक करने के लिए यहाँ पर लाया गया था, लेकिन महकमे के जो अफसरान हैं उनकी मिली भगत के बायस जो है वो ये ठीक ना हो। उसकी जराए का ये भी कहना है कि जो महकमे के अफसरान हैं वो इसलिए इस मशीनरी को दुरुस्त नहीं करवाना चाहते क्योंकि वो प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनसे मशीनें जो है वो किराए पे और ठेके पे जो है वो लेते हैं, जिसके वजह से जो सरकारी खजाना है उसको करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो इस मद में भी हो रहा है, जबकि जो मशीनें खराब हुई हैं इस मद में भी करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो सरकार को पहले ही हो चुका है। और अगर इन मशीनों पर जरा सी तवज्जो दी जाए और थोड़ा सा खर्चा किया जाए तो ये मशीनें जो है ये काबिल इस्तेमाल हो सकती हैं, और जो बाहर से जो मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनियों से मशीनरी मंगवाई जाती है वो भी ना मंगवानी पड़े। जराए का इस हवाले से यही कहना है कि ये महकमे के जो आला अफसरान है उनकी मिली भगत के बायस जो है ये सारा सिलसिला जो है वो हुआ है। जबकि 2 जीप्स हैं सुजुकी फोटो हार्ट जीप्स, वो भी वर्कशॉप में जो है वो मौजूद है, वो खड़ी हुई हैं और खड़े खड़े जो है वो भी जंग आलूद हो चुकी हैं। उनके भी जो कीमती पुर्जा जात हैं वो जीपों में से निकाल लिए गए हैं, और इस हवाले से किसी भी आला हुकाम की तवज्जो जो है वो इस तरफ नहीं है, जिसकी वजह से जो करोड़ों रुपए की महकमा हाईवे की मशीनरी है वो इस वक्त जो है वो खराब हो रही है, जंग आलूद हो चुकी है। मुख्तलिफ पार्ट्स जो है, महंगे तरीन पार्ट्स, कीमती पार्ट्स जो हैं वो भी निकाले जा चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ जंग हसन अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। झंग महकमा हाईवे की वर्कशॉप कबाड़ खाने में तब्दील, करोड़ों रुपए मालियत की हैवी मशीनरी खड़े खड़े खराब होने लगी। आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें। DHQ अस्पताल चनियोट के आउटडोर और इनडोर में पर्ची हासिल करने वाले मर्दों खातीन को एक ही जगह पर पर्ची दी जाने लगी, जिससे मरीज शदीद परेशान है। घंटों घंटों मरीज धूप में खड़े होकर पर्ची वसूल कर रहे हैं। मजीद जानते हैं सैयद मुदस्सर काज़मी से। जी मुदस्सर काज़मी, तफसीलात से आगाह करें, मरीजों को यहाँ किन किन मुश्किलात का सामना है? हाँ जी बिल्कुल, 20 लाख की आबादी के लिए शहर चिन्योट के लिए बनाया गया सबसे बड़ा ज़िले का अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो पर्ची वाला है वो जो सिफारशी हैं उनसे सिफारिश के तौर पर उनकी पर्ची बना के दे रहा है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अफराद जो कि बीमार भी हैं और उम्र रसीदा हैं, वो अफराद धूप में काफ़ी देर से खड़े हैं और उनको अभी तक पर्ची नहीं बना के दी जा रही है। और इसी वजह से जो कि एक दावे किए जाते हैं महफूज सेहतमंद पंजाब के, वो आपके सामने ही है कि जिला चिन्योट का सबसे बड़ा अस्पताल, और वहाँ पे जो कि सूरत हाल जो कि एक पर्ची बनवाने के लिए धूप में 2-2 घंटे इन लोगों को खड़े होना पड़ता है। मजीद जानते हैं हमारे ये बुजुर्ग मौजूद। जी बताइएगा, आप कितनी देर से खड़े हैं? 2-2.5 घंटे हो गए खड़े हैं इधर दी सुबह से। ना कोई साय का बंदोबस्त, ये तरपाल लगा हुआ है। एसी अब बड़े साहब जो सुपरिटेंडेंट और डॉक्टर साहबान एसी में बैठे हुए हैं। पर्ची लेने जाते हैं तो पहले इसी खिड़की से पर्ची मिल रही है औरतों को, इसी को मर्द से दे रहे हैं। हालांकि औरतों के लिए दूसरा काउंटर है, उस पर कोई आदमी बैठा हुआ नहीं है। जब कोई बात करने के लिए जाते हैं, जब बाहर से अमला ऐसा बैठा हुआ है, वो बाहर से धुकारता है आदमी को, चल जाओ अपना काम करो। हाँ जी बिल्कुल, जो कि एक रुपये इस पर्ची के जो है वो रखा गया है, लेकिन इनसे इजाफी चार्जेस लिए जा रहे हैं। अजी बताइएगा, आपसे पर्ची के कितने पैसे लिए गए? 10 रुपये। तो 2 घंटे हो गए खड़ा होया नू, तो 2 बारी आई है तो वो पीछे धकेल दिता गया है। तो मैं बीमार आदमी हूँ, तो 10 रुपये पर्ची दे के तो मिली है। सब को 10-10 रुपये लै रहे हैं। आंदन भाण ही नहीं है, भाण ही नहीं है। गरीब आदमी की करिए, ना साया ना कुछ है, ना इंतजाम है साया का, धूप लुट मार कर रहे हैं, तो ना पानी का इंतजाम है। मैं भी बीमार हूँ, 10 किधर जाए हम।
हाँ जी बिल्कुल, आप ये कैमरे की आंख से देख रहे हैं कि काफ़ी रश है और जो एक तो बीमार हैं ऊपर से उम्र रसीदा हैं और ये काफ़ी देर से यहाँ पे घंटे से खड़े हैं और लेकिन इनको जो अगर पर्ची भी बनवाई जा रही है तो वो पर्ची 1 रुपये की इजाफी चार्जेस 10 रुपये लिए जा रहे हैं। यहाँ पे मेरे साथ और भी लोग अफराद मौजूद है। अजी बताइएगा आपसे कितने रुपये लिए हैं? सर 10 रुपये पर्ची के लेते हैं। हम नौजवानों का इतना दिल काला पड़ता है। यहाँ पे अगर बुजुर्ग आदमी है, मजबूर हैं, इनके लिए कोई इंतजामात नहीं है। अगर डॉक्टर साहब के पास जाते हैं वो एक तो बदतमीज़ी से पेश आते हैं और उनका अमला इंतहाई जो है ना बदतमीज़ी करता है। और उसके बाद उनसे चेक किया क्या मसला है जी आपको, जी बुखार का इतने बड़े डिफेंस के अंदर पूरे अस्पताल के अंदर एक भी वो नहीं है, बुखार का डॉक्टर मौजूद नहीं है। फिर ये हमारी सेहत के लिए है, ये हमारे और ज़्यादा मसलात पैदा करने के लिए है। हाँ जी बिल्कुल, शहरी को कहना है कि ये हमारी सहूलियात के लिए या मसाइल बढ़ाने के लिए ज़िले का सबसे बड़ा अस्पताल जो कि 7 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी चिन्योट के अस्पताल की हालत से ज़ाहिर बेहतर ना हो सकी और उसी तरह से जू की तू हैं और जो लोग हैं कि वो लाइनों में खड़े हैं तो कई घंटे लाइनों में गर्मी में शदीद गर्मी में खड़े हैं। एक तो बीमारी की हालत और ऊपर से शदीद गर्मी है। जी आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें, फैसलाबाद दही मरकज़ सेहत डिचकोट की खराब हालत। दही मरकज़ सेहत में आवारा कुत्तों का राज है, हर जगह कूड़े के ढेर। अस्पताल नवाही 85 आबादियों के लिए बनाया गया था और ऑपरेशन थिएटर होने के बावजूद फ़आल ही नहीं है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आज़ादार हुसैन से। जी आज़ादार, तफसीलात से आगाह कीजिए। हुकूमत की जानिब से डिचकोट के इलाका में वाहिद दही मरकज़ सेहत बनाया गया था और इस वक्त यहाँ पर 85 के करीब जो देहात हैं जो डिचकोट के इर्द गिर्द वाक़ हैं वो यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। मगर यहाँ पर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर डॉक्टर्स नायाब हैं और यहाँ पर आने वाले जो मरीज़ हैं वो डिस्पेंसरों से अपना इलाज करवा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से हदायत अहकाम जारी किए गए हैं महकमा सेहत की इंतजामिया को कि कुत्तों को जो आवारा कुत्ते हैं उन्हें मारा जाए। जबकि दूसरी जानिब आप देख सकते हैं हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर कि ये डिचकोट का दही मरकज़ सेहत है जहाँ पर आवारा कुत्तों की भरमार है और यहाँ पर आवारा कुत्ते फिर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब हस्पताल इंतजामिया यहाँ पर जो जमा होने वाला कूड़ा क्रिकेट है उसे बजाय कहीं दूर गिराने के उसे यहीं पर अस्पताल में ही जला रही है, जिससे यहाँ पर पोल्यूशन फैल रही है। तो यहाँ पर जो आने वाले मरीज़ हैं उनके वाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो एक्सरे टेक्नीशियन की सीट है वो ताहाल खाली है और इसके मुतबादिल दीगर जो दही मरकज़ सेहत है वहाँ से एक टेक्नीशियन यहाँ पर मंगवाया गया है जो कि पीर बुध और जुम्मे के रोज़ यहाँ पर जो आने वाले मरीज़ हैं उनके एक्सरे करता है। और मैं अपने नाज़रीन को बात से कहा करूँ कि 50 के करीब रोज़मर्रा की बुनियाद पर मरीज़ अपने यहाँ पर एक्सरे करवाने के लिए आ रहे हैं। मगर यहाँ पर जो इनका एक्सरे किया जाता है वो किस्तों में किया जाता है। 3 दिन मरीज़ों का यहाँ पर एक्सरे किया जाता है और 3 दिन मरीज़ों को छुट्टी दी जाती है। अगर ऐसे में 3 दिन में मरीज़ों ने अपना एक्सरे करवाना हो तो उन्हें फैसलाबाद शहर और दीगर जो प्राइवेट क्लिनिक और दीगर अस्पताल हैं वहाँ का रुख करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में जो यहाँ पर इसके अलावा अगर बात की जाए तो 300 से ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो रोज़मर्रा की बुनियाद पर अपना इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। मगर डॉक्टर ना होने के बाद जो डिस्पेंसर है, अगर डॉक्टर यहाँ पर जो मौजूद हैं अगर वो छुट्टी पर चले जाएँ तो उनकी जगह जो डिस्पेंसर है तो हैं वो मरीज़ों को चेक करते हैं और वही मरीज़ों को ही अद्वियात दे रहे हैं। और यही वजह है कि आए रोज़ फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जब कोई मरीज़ मर जाता है तो मरीज़ के उसके लवाहिकीन एहतजाज शुरू कर देते हैं। उसकी वजह ही बेसिकली यही होती है कि डॉक्टर ना होने के बाद जो मरीज़ होते हैं उन्हें डिस्पेंसरी चेक कर रहे हैं, डिस्पेंसरी उन्हें ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उन्हें इंजेक्शन लगा रहे हैं, उन्हें अद्वियात तजवीज़ करके दे रहे हैं, उन्हें अद्वियात दे रहे हैं। तो सारा जो मरला है, जो सारा प्रेशर है वो डिस्पेंसर के ऊपर डाला हुआ है। जबकि दूसरी जानिब 300 से ज़्यादा जो मरीज़ आ रहे हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है क्योंकि यहाँ पर एक्सरे नहीं है। और जबकि दूसरी जानिब हुकूमत की जब एक्सरे मशीन तो मुहैया कर दी गई मगर कोई सड़न मुहैया नहीं किया गया, जिसके बायस यहाँ पर जो एक्सरे मशीन मौजूद है, जो ऑपरेशन थिएटर यहाँ पर मौजूद है, ऑपरेशन थिएटर की मशीन मौजूद है मगर से यहाँ पर ताले लगे हुए हैं क्योंकि कोई डॉक्टर नहीं है और ऑपरेशन थिएटर मशीन यहाँ पर किसी किस्म को किसी फाल नहीं है डॉक्टर ना होने के बायस। इस वाले जो यहाँ पर आने वाले मरीज़ हैं उन्हें फैसलाबाद शहर का रुख करना पड़ रहा है। हुकूमत की जानिब से जो अशिया है वो तो फराम कर दी जाती है मगर डॉक्टर फराम नहीं किए जाते, जिसके बायस जो सारा बर्डन है, जो सारा बोझ है, सारी परेशानी है वो मरीज़ को बर्दाश्त करनी पड़ रही है। जी आज़ादार, बहुत शुक्रिया तगा करने के लिए। फैसलाबाद दही मरकज़ सेहत डिचकोट की हालत ख़राब है। दही मरकज़ सेहत में आवारा कुत्तों का राज, हर जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। आपको एक और अहम खबर से आगाह करें, चक नंबर 217 रेबे चकेरा में गंदे पानी का राज बरकरार है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से गंदे पानी में पोलियो वायरस की तस्दीक के बावजूद मसला हुकूमती नजर से ओझल है। इस बारे मजीद जानते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, तफसीलात क्या हैं?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं 217 रेलवे चकेरा में मौजूद हूँ, जो कि नरवाला के रोड के ऊपर मौजूद कायम है। ये बिल्कुल एशिया की जो सबसे बड़ी कॉलोनी गुलाम मोहम्मदाबाद है, उससे मुल्का नवाही इलाका है। ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे गंदे पानी के जो जौहर है वो पूरे इलाके को घेरे में लिया हुआ है। यहाँ काबिल जिक्र बात मैं आपको बताता चलूँ, पोलियो वायरोलॉजी लैब नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस गंदे पानी के अंदर जो पोलियो का वायरस है उसकी तस्दीक कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ अभी तक कोई भी हुकूमती अदारा नहीं आया, जबकि पानी के निकास का कोई भी मुनासिब इक़दाम नहीं है। गाँव का जितना पानी है वो इस नाले से होते हुए बाहर जो बरसाती नाला मेन गंदा नाला गुजरता है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। उसके अंदर जाने के बजाय इस खाली प्लॉट्स के अंदर दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से घरों के सामने पानी खड़ा हो चुका है, गुजरना महाल है, लोग घरों में महसूर हो चुके हैं। इस पे हमने 2 दिन पहले भी रिपोर्ट की थी, लेकिन ताहाल कोई भी हुकूमती अदारा यहाँ नोटिस लेने के लिए नहीं पहुंचा। इतना बड़ा जो पोलियो वायरस है वो इसके अंदर मौलिक बीमारी का वायरस की तस्दीक भी हो चुकी है। कोई भी जो महकमा सेहत का अफसर है वो भी यहाँ नहीं आया, जिला इंतजामिया यहाँ नहीं आई। गांव के अंदर चले जाए तो हालत इससे भी अबतर है, चलने के लिए रास्ता नहीं है, मस्जिद भी गंदे पानी के अंदर डूबी हुई है, तकद्दुस पामाल हो रहा है, लोगों के लिए रहना मुश्किल हो चुका है, बीमारियां फैलती जा रही हैं। ये जो पोलियो वायरस है इसके साथ साथ गाँव के अंदर जो पानी खड़ा है उधर डेंगू की अफजाइश का भी जो उसका लार्वा है वो भी बरामद हुआ था। लोग बीमारियों के अंदर घिरे हुए हैं, उनका कहना है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। MNA MPA को भी दरख्वास्तें दे थक गए हैं, जिला इंतजामिया को दे थक गए हैं। अब तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी तस्दीक कर दिया बीमारियों के लिए, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ ये यतीमाना सलूक क्यों किया जा रहा है? क्या हम पाकिस्तान के शहरी नहीं है? उस दिन इमाम मस्जिद के साथ एक शहरी और भी मौजूद था, इलाका मकीन, उन्होंने कहा था 14 अगस्त गुजरी है, आज़ादी का दिन है, लेकिन हम तो इन बीमारियों के अंदर कैद हो चुके हैं, हमें इसके हवाले कर दिया गया, कोई पुरसाने हाल नहीं है, हमें यहाँ गलने सड़ने मरने के लिए छोड़ दिया गया है। हमारी दरख्वास्त है DCO सलमान गनी से, उस दिन भी मुतालबा किया, लेकिन ताहाल ना DCO आए, ना कमिश्नर आया, ना कोई मुतलका अफसरान आए। जबकि यहाँ काबिल जिक्र एक और बात है, इन्होंने 1 हफ्ता कबल इस रोड को नरवाला को ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहिरा किया था, जिसमें AC ने यहाँ आके इनसे मुज़ाकरात किए थे और इसकी तस्दीक की थी, और इनसे मुतालबा, इनसे जो मुज़ाकरात हुए उसमें यकीन दिलवाया था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो आपका मसला है वो हल करवा दिया जाएगा। लेकिन अफसोस 1 दिन बाकी है, 1 दिन बाकी के अंदर क्या ये पानी निकल सकेगा? क्या इसका निकास मुमकिन हो सकेगा? क्या इस बीमारी से चकेरा की आवाम को बचाया जा सकेगा? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि 1 दिन के अंदर इतना बड़ा जो पानी का तालाब, पूरे ये सिर्फ यही नहीं, गाँव के अंदर भी यही मनाजर हैं, हर जगह पानी खड़ा है, बुनियादों में दाखिल हो रहा है, घरों की घर गिरने का खदशा है। मेन नरवाला रोड के ऊपर है, इलाका मुकीनों के साथ जो राहगीर यहाँ से गुजरते हैं उनके लिए भी बीमारियों का ये सामान बना हुआ है, लेकिन कोई पुरसाने हाल ही है। DCO फैसलाबाद सलमान गनी से फिर गुजारिश इन्होंने की है, दरख्वास्त की है, मुतालबा किया है और यहाँ आए और इनका पुरसाने हाल बने, इनकी दाद रसी की जाए। जी, और अब हॉकी खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, इंतजार का फल मिल ही गया। हॉकी स्टेडियम की ऑस्ट्रो टर्फ तब्दील करने के लिए PND को दरखास्त भेज दी गई। हॉकी स्टेडियम में नई जदीद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नीली ऑस्ट्रो टर्फ बिछाई जाएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अस्मा रियाज से। जी अस्मा, ऑस्ट्रो टर्फ बिछाने का मंसूबा कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? बिल्कुल, ये जो फैसला किया गया है फैसलाबाद हॉकी स्टेडियम में जदीद तर्ज की नीली ऑस्ट्रो टर्फ बिछाने का, इससे पहले जो है वो इसकी जो ऑस्ट्रो टर्फ है वो 4 साल से एक्सपायर्ड पड़ी थी, जिसको तब्दील नहीं ताहाल किया गया था। 2003 में पहली बार ये बिछाई गई थी और 2012 में अपनी मियाद पूरी कर चुकी थी। तो अब जो है इसे तब्दील करने का फैसला किया गया है, जहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नीली ऑस्ट्रो टर्फ बिछाई जाएगी और फैसलाबाद की तारीख में पहली बार खिलाड़ियों को नीली ऑस्ट्रो टर्फ मैसर होगी, जिसपे खिलाड़ी खेलेंगे और स्टेडियम में फ्लड लाइट्स भी लगाई जाएंगी ताकि जदीद तर्ज का स्टेडियम बनाया जाए। क्योंकि फैसलाबाद हॉकी स्टेडियम को ये एजाज हासिल है कि इसी स्टेडियम से ही खेलते हुए बहुत सारे हॉकी के नामवर खिलाड़ियों ने नाम अपना पैदा किया है और मुल्क का नाम जो है वो रोशन किया। खालिद बशीर, राना मुजाहिद, राव सलीम नाजिम, खिजर बाजवा जैसे खिलाड़ियों के नाम जिसमें शामिल हैं और शहबाज सीनियर का नाम भी जो है फैसलाबाद की धरती से ही पैदा किया गया है। और फैसलाबाद के खिलाड़ियों के लिए ये एक जदीद सहूलत जो है ये फराहम करने की जो पेशकश है, इसमें तकरीबन 5 करोड़ की लागत से नीली ऑस्ट्रो टर्फ बिछाई जाएगी। डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर राना हमाद के मुताबिक इसकी जो ऑस्ट्रो टर्फ जो तब्दील की जाएगी, नीली ऑस्ट्रो टर्फ बिछाई जाएगी, इसका काम भी जो है इसी साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा और यकीनन ये फैसलाबाद के लिए तो एक बड़ी खुशखबरी है।
जी अस्मा बताइएगा, कौमी खेल हॉकी बदहाली का शिकार है फैसलाबाद से, क्या हमें कोई शहबाज सीनियर, समीउल्लाह और हसन सरदार मिल सकेंगे ऑस्ट्रोटर्फ के बाद? जी बिल्कुल, जिस तरह बुरे हालात में भी अदम सहूलियात के बाइस जो है खिलाड़ियों ने यहाँ से अपना नाम पैदा किया, खेलते रहे हॉकी में, और फैसलाबाद के खिलाड़ियों का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसी तरह जब इन्हें सहूलियात दी जाएंगी और जदीद तर्ज की ये आसोटर्फ, क्योंकि फैसलाबाद में एक ही हॉकी स्टेडियम है, इसके अलावा हॉकी के ग्राउंड भी खिलाड़ियों के पास मैसर नहीं है, तो उम्मीद की जा रही है कि खिलाड़ी जब यहीं से अपनी करीबी मकामात पर खेलेंगे, अपने ग्राउंड से खेल के जब ये बेहतर इनकी प्रैक्टिस होगी, मजीद इन्हें दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा, इनका वक्त भी जाया नहीं होगा। इसी के पेश नजर ये अपनी जो काबिलियत है, अपनी सलाहियत है, उन्हें बेहतर तरीके से मनवा सकेंगे। और यकीनन इसी के पेश नजर, क्योंकि हमारा कौमी खेल है हॉकी, तो हॉकी के मैदान में ये एक जो इकदाम उठाया है इंतजामिया ने पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से, इस पे यही उम्मीद की जा रही है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी मजीद सामने आएंगे, और जो खिलाड़ी बदहाली में भी खेल रहे हैं उनको भी जो है सहूलियात दी जाएंगी, क्योंकि फैसलाबाद हॉकी स्टेडियम की हालत जो है इंतहाई नाकस है इस टाइम, जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं थी। गुज़िश्ता 4 साल से आस्ट्रोटर्फ भी एक्सपायर थी, लेकिन अब सुन ली गई है हॉकी स्टेडियम में भी जो है अब आस्ट्रोटर्फ जो है तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। जी अस्मा, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। हॉकी स्टेडियम की आस्ट्रोटर्फ तब्दील करने के लिए PND को दरखास्त भेज दी गई। हॉकी स्टेडियम में नई जदीद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नीली आस्ट्रोटर्फ बिछाई जाएगी। आपको बताएं कि इंतजार का फल आखिर मिल ही गया। हॉकी खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है, हॉकी स्टेडियम की आस्ट्रोटर्फ तब्दील करने के लिए PND को दरखास्त भेज दी गई है। अब आपको बताएं कि झंग में बारिश को हुए 10 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन बस्ती दीवान वाली में कमसिन बच्चों के सरकारी स्कूल में ताहाल बारिश का पानी मौजूद है। स्कूल के चारों अतराफ सीवरेज का पानी और अहाते में बारिश के पानी से बच्चों की जिंदगियां खतरात में हैं। मुबशर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी मुबशर, बताइएगा, स्कूल में बारिश का पानी मौजूद है, इंतजामिया किधर है? अजी मैं से मौजूद हूँ झंग के इलाके बस्ती दीवान वाली के गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल के बाहर। इस स्कूल के जो चारों तरफ जो है वो ना सिर्फ गंदगी के ढेर है, बल्कि ये स्कूल इस वक्त सीवरेज के गंदे पानी के जो है वो में भी घिरा हुआ है। ना सिर्फ यहाँ पर सीवरेज का पानी जमा है, बल्कि स्कूल के अहाते के अंदर बारिश का पानी भी मौजूद है। झंग में बारिश को हुए 8 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन इस स्कूल के अंदर बारिश का पानी ताहाल मौजूद है। बच्चे ताफुन ज़्यादा माहौल में पढ़ने पर मजबूर हैं, जबकि स्कूल के अंदर जो है वो बारिश का पानी जमा है, जिसके बायस यहाँ पर डेंगू के पैदा होने का भी ख़तरा पैदा हो गया है। जो डिस्ट्रिक्ट जो इंतज़ामिया है उसने स्कूल इंतज़ामिया को जो है यहाँ पर पानी की निकासी के लिए पीटर भी फराहम किया था, लेकिन इंतज़ामिया के पास शायद टाइम नहीं है कि वो स्कूल से बच्चों की हिफाजत के लिए जहाँ से पानी निकाल पाए। यहाँ पर अमला भी तैनात किया गया है जिसका काम ये है कि यहाँ से पानी निकालें, लेकिन स्कूल के अंदर जो जमा पानी है बारिश का उसको अभी ताहाल निकाला नहीं जा सका है। बच्चे जो है वो एक ख़तरनाक माहौल में पढ़ने पर मजबूर हैं। DCO झंग गाजी अमानुल्लाह ने मुतअद्दिद बार एजुकेशन को जो अहकाम जारी किए थे कि वो तमाम स्कूल जहाँ पर इर्द गिर्द बारिश का पानी जमा हो वहाँ पर पानी की निकासी के लिए फ़ौरी तौर पर इक़दाम किए जाएँ, लेकिन EDO एजुकेशन असीम जाहिद ने DCO झंग के अहकाम जो है वो हवा में उड़ा दिए हैं। और यही वजह है कि 8 रोज़ गुजर जाने के बावजूद इस स्कूल के अंदर बारिश का पानी मौजूद है। बच्चे स्कूल में आना शुरू हो गए हैं और उनके वालिदैन जो है वो खासे खौफज़दा दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि स्कूल के अंदर बारिश का पानी मौजूद है और डेंगू का जो लार्वा है उसके पैदा होने के खतरात भी मौजूद हैं। बच्चों की हिफाजत के लिए फ़ौरी तौर पर यहाँ पर पानी की निकासी का बंदोबस्त किया जाए। जी मुबशर, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। यहाँ आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करें। टोबा टेक्सिंग में साफ पानी की किल्लत, शहरी दूर दराज इलाकों से पानी भरने के लिए अकाल वाला रोड पर लगे नलकों का रुख करने लगे। मजीद जानते हैं वाजिद राना से। जी वाजिद, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोबा टेक्सिंग के अकाल वाला रोड पर, जहाँ पर मुखैर हज़रात की जानिब से कुछ नलके वगैरह लगवाए गए थे, लेकिन इन नलकों पर सुबह सुबह आपको एक बड़ा अजीब सा मंजर नज़र आता है कि इस तरह लगता है कि सारा शहर ही यहाँ से पानी भरने आया हुआ है। अभी हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या वजह है ये सुबह सुबह यहाँ से पानी भरने क्यों आते हैं। जी मुझे बताइएगा, यहाँ से पानी भरने की क्या वजह है? ये कोई शिफा है इस पानी में या कोई और मसला है यहाँ पे? सर हमारा महल्ला है बख्शी पार्क, वहाँ पानी बहुत गंदा आता है। फ़िल्टर भी हैं 3 वहाँ पे हमारे नज़दीक, लेकिन हम नलके से इसलिए पानी भरते हैं, एक तो साफ़ है, एक तो पानी ये अच्छा है, इसमें कोई गंदगी वगैरह नहीं है। जो फ़िल्टर पे है पानी उसमें गंदगी होती है, वो कचरा सा होता है, मिट्टी वगैरह। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो जो फ़िल्टर है, फ़िल्टर का तो मकसद ही है कि वहाँ पर साफ़ पानी मुहैया किया जाए, तो आप बता रहे हैं कि पानी वहाँ पर गंदा आता है? जी गंदा आता है, कई दिनों से टैंकियों में पानी भरा आता है, वही फ़िल्टर में से आता है पानी।
और आपके जो घर में पानी आता वो भी ख़राब है? वो भी ख़राब है, वो पीने के काबिल ही नहीं है, वो वुज़ू करने के काबिल भी नहीं है, पानी इस तरह का गंदा आता है। अच्छा जी, हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं। ये बख्शी पार्क से आए हुए हैं, यानी मुख्तलिफ इलाकों से, कोई ख़ास इलाका नहीं कि उधर के सिर्फ पानी गंदा है। जी मुझे बताइएगा आप किस इलाके से हैं? मैं क्रिश्चियन कॉलोनी से हूँ। क्रिश्चियन कॉलोनी से, तो वहाँ पर इनका क्या मसला है? आप सुबह सुबह यहाँ पर पानी भरने आते हैं? ये एक अलग से ड्यूटी लगी हुई है हमारी, फ़िल्टर जितने भी हैं वहाँ पे गंदा पानी है। अभी मैं 1 घंटे से फिर रहा हूँ और किसी फ़िल्टर पे मुझे ऐसा पानी नहीं मिला जो मतलब मुंह धोने के काबिल भी हो। पीना तो एक अलग से बात है, और ये एक यही बात है कि मतलब ये नलके लगाए हुए हैं, उनकी मेहरबानी है कि ये नलके लगे हुए हैं तो यहाँ से साफ़ पानी पीने का मिलता है। बाकी जो घरों में पानी आता है वो 2-3 दिन से तो इतना गंदा पानी आ रहा है कि आप उससे मुँह नहीं धो सकते, अगर मुँह धोते तो खारिश हो जाती। ये सिचुएशन है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी। देखिए यहाँ के लोगों का कहना है कि पानी नहायत गंदा घरों में आ रहा है और हुकूमत ने लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके टोबा डेक्सी में फ़िल्टर प्लांट तो लगा दिए, लेकिन फ़िल्टर प्लांट का भी ये आलम है कि वो कहते हैं पानी बहुत गंदा आता है और जो घरों का पानी है वो उसमें शायद सीवरेज का पानी मिक्स होकर आता है कि उससे वज़ू नहीं किया जा सकता, उससे वबाई अमराज फैलने का खदशा है। और यहाँ का और बड़ा अजीब सा मंजर है, इतने इस दौर में भी यूँ महसूस होता है कि जैसे किसी सहरा में ये लोग रह रहे हैं। और सुबह सुबह जैसे ख़वातीन घड़े उठाकर पानी भरने जाया करती थी, बस फ़र्क सिर्फ इतना बड़ा है कि उन ख़वातीन की जगह इन मर्दों ने ले ली है जो बेचारे सुबह सुबह कूलर उठा के, गैलन उठा के यहाँ पर पानी भरने आते हैं और फिर अपने घरों को पहुँचाने के बाद अपने कामों पर जाते हैं। जी बात करते हैं चिन्योट की, जहां फैसलाबाद रोड पर कायम मवेशी मंडी शहरियों और मवेशी पाल किसानों के लिए शदीद मुश्किलात का बायस बन चुकी है, जिस पर मवेशी पाल सरापा एहतजाज है। मजीद तफसीलात जानते हैं चिन्योट से सैयद माजिद बिलाल से। जी माजिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद रोड पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मवेशी मंडी हर बुध के रोज़ यहाँ पर कायम की जाती है। दीगर शहरों में मवेशी मंडी जो है वो शहर से बाहर किसी खुले मुकाम पर कायम की जाती है, मगर यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से शहर के ऐन वस्त में मवेशी मंडी कायम की गई है और ये फैसलाबाद रोड पर वाक़ है, जहाँ पर दाखिली रास्ता भी एक ही है और उसी वही वाला रास्ता जो है खारजी रास्ता भी है, जिसके बायस जो यहाँ पर लोग हैं उनको मंडी में दाखिल होने और निकलने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और फैसलाबाद रोड पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रहती है इस मवेशी मंडी के बायस। और मवेशी मंडी के अंदर जो इंतजामात हैं वो भी ना होने के बराबर हैं। जो बारिश होती है उसका पानी कई रोज़ तक मंडी के अंदर मौजूद रहता है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने मवेशी फ़रोख्त करने के लिए आए हैं, उनसे बात करते हैं। आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब आप यहाँ पर अपने मवेशी फ़रोख्त करने के लिए आते हैं? बड़ी मुश्किलात है साढ़े, देखो इंतजामिया का हाल है, बकरे की सोटी मार के लत बन देती है पुलिस वाले ने, इंतजामिया ने। पुलिस वाले ने किस वजह से इसको मारा है आपके मवेशी? जी देखो राह बुला के, केड़ा राह बुला के दसो जी। बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी कि जो पुलिस एहलकार है उसने इनके यहाँ पर जो बकरा इनके पास है उसको मारा है और जिसकी बायस उनका जो मवेशी है वो ज़ख्मी हो चुका है और ज़ख्मी जानवर जो है वो जिसने भी कुर्बानी करनी है वो नहीं ख़रीदेगा और ये इस वक्त इनका यहाँ पर जो है नुकसान हो चुका है। और पुलिस एहलकार जो है उनका कहना है कि जो मंडी से बाहर लोग सड़क के किनारे पर मौजूद हैं उन लोगों को वो मंडी के अंदर चले जाएँ, जिस पर पुलिस जो है सख्ती कर रही है, लेकिन मंडी के अंदर खड़े होने की जगह नहीं है, किसी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं है मवेशियों के लिए, पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, साए का कोई इंतज़ाम नहीं है। बारिश का पानी जो कई रोज़ कबल होने वाली बारिश है उसका पानी मंडी के अंदर खड़ा है और मंडी के अंदर जाने के लिए जगह ही मौजूद नहीं है। ये इन लोगों का कहना है कि ये किस तरह से मंडी के अंदर जाकर किस तरह से सर्वाइव करें, वहाँ पर किस तरह से, वहाँ पर किसी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं है, जिसके बायस उनको मंडी के बाहर खड़े होना पड़ रहा है और बाहर जो है पुलिस एहलकार सख्ती कर रहे हैं कि मंडी के अंदर जाएँ। इन लोगों का यही मुतालबा है कि इस मंडी को शहर से बाहर किसी खुले मुकाम पर मुंतकिल किया जाए, चूँकि ईद कुर्बान जो है वो करीब आ रही है। जैसे जैसे ईद करीब आएगी वैसे वैसे इस मंडी में रश भी बढ़ता चला जाएगा और इन लोगों की मुश्किलात में भी इजाफा होता जाएगा। इंतज़ामिया को चाहिए कि इस मंडी को शहर से बाहर किसी खुले मुकाम पर जल्द अज जल्द मुंतकिल किया जाए। जी माजिद, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। यहाँ आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, पीर महल में गुज़श्ता रोज़ अगवा होने वाले 5 साला मोहम्मद साकिब की लाश खेतों से बरामद। लाश बरामद होने से इलाके में खौफो हरास फैल गया। चक 716 से मोहम्मद सरफराज के बेटे को नामालूम अफराद ने अगवा किया था। मजीद तफसीलात जानते हैं वकास बेग से। जी वकास, क्या तफसीलात हैं? माल का नवाही गांव 716 गांव में जिसमें मोहम्मद सरफराज का 5 साला बेटा मोहम्मद आकिब जो है वो गुज़िश्ता रोज दोपहर से लापता था, जिसके बारे में अहले इलाका ने और पुलिस ने जो है उसकी काफी तलाश की। खानदान की जानिब से कहा जा रहा था कि बच्चे को घर से बाहर से खेलते हुए अगवा कर लिया गया नामालूम अफराद की जानिब से। पुलिस इसकी तलाश में मसरूफ थी कि आज जो है 5 साला मोहम्मद आकिब की लाश जो करीबी खेतों से मिल गई है। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद आकिब को
तेजधार आले से गला काटकर कत्ल किया गया है। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया है। पुलिस का ये कहना है कि मुल्जिमान को जो है जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि इलाके में बच्चे के अगवा और फिर अगवा के बाद कत्ल होने पर खासा खौफ और हरास पाया जा रहा है। जिस तरह अगवा की मुसलसल बढ़ती हुई वारदातों का सिलसिला आजकल चल रहा है और रोज ब रोज इसकी इन खबरों की तादाद में इजाफा हो रहा है कि बच्चों को अगवा किया जा रहा है। अब अगवा के बाद होने वाले इस कत्ल पर अहले इलाका जो है वो खौफ का शिकार है। उनका ये कहना है कि पुलिस जो है, पुलिस और सिक्योरिटी काम करने वाले तमाम तर इदारे जो हैं वो बच्चों को अगवा करने वाले मुनज़्ज़म गिरोहों को जो है वो किसी भी तरीके से काबू करें, क्योंकि नन्हे मासूम बच्चे जो हैं उनको घरों में बहुत देर तक कैद नहीं रखा जा सकता और अगर बच्चे घरों से बाहर जाते हैं तो इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं। मोहम्मद सरफराज का भी यही कहना है कि कल से पुलिस जो है वो बच्चे को तलाश करने में हमारी मदद कर रही थी, लेकिन हमारे बच्चे की लाश मिलना जो है ये हुक्मरानों के लिए और पुलिस के लिए सवालिया निशान है कि किस तरह से एक नन्हे मासूम को जो है अगवा किया जाता है और अगवा के बाद उसकी कत्ल करने के बाद उसकी लाश जो है वो मुकामी खेतों से मिली है। जी वकास बेग, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पीर महल गुज़श्ता रोज़ अगवा होने वाले 5 साला मोहम्मद आकिब की लाश खेतों से बरामद। लाश बरामद होने से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। चक 716 से मोहम्मद सरफराज के बेटे को नामालूम अफराद ने अगवा किया था। यहाँ आपको आगाह करें, चनियोट झंग रोड पर कायम गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल अब्बू सईद की 4 माह कबल 4 दीवारी बारिश के बायस गिर गई, जिसको ताहाल नहीं बनाया जा सका, जिस पर इलाका मकीन ज़िला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद मुदस्सर काज़मी से। जी मुदस्सर, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये डीसी ऑफिस से 9 किलोमीटर के फासले शहीद चाह इंसारियाँ वाला है, जहाँ उस जो स्कूल था उसको ओपन करने के साथ साथ उसके ना तो 4 दीवारी और ना कोई उस की इमारत को दोबारा तामीर किया गया, बल्कि उसी पुरानी इमारत को और दोबारा उसके अंदर वो उसको ओपन जारी कर दिया गया, जिसकी वजह से 63 के करीब यहाँ पर जो फर्नीचर दिया गया है वो भी पुराने किसी स्कूल का, अब वो सीधा फर्नीचर उनको दे के 10 बेंचेस दे के और उनको वो का काम शुरू कर दिया। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन काफ़ी तादाद में मौजूद है जो ज़िले इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज करें, और हमारे साथ यहाँ के इलाका के जो मुंतखब जनरल कौंसलर हैं सकलैन साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद है। जी सकलैन साहब, बताइएगा कि ये स्कूल का मसला आपका कब से चल रहा है? ये जब से दोबारा खुला है ना, ऐसे ही है, ऐसे ही हालात में है। स्कूल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, 4 दीवारी गिर गई है, इमारत भी जो हुई उस पर दरारें पड़ी हुई हैं, वो भी बहुत ख़राब है। बच्चों के मुस्तकबिल के साथ साथ उसकी जान को भी ख़तरा है। कोई महकमा जो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं किया है। डीसीओ को भी दरख्वास्त दी, ईडीओ को भी, कोई कहता है हमारा मुतलका नहीं, कोई कुछ कहता है। हाँ जी बिल्कुल, ये जनरल कौंसलर है जिनका कहना है रियाज सोई साहब है, उनको भी दरखास्त दी है और डीसीओ साहब को भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। इस वक्त हमारे साथ इलाका मकीन मजीद मौजूद। अच्छा सर, बताइएगा आपने जो यहाँ के मुंतखब एमएनए एमपीएस है उनको कोई अपील की है इस हवाले से? एमएनए भी खाई जी बहुत शुक्रिया मुदस्सर काज़मी हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। चनियोट झंग रोड पर कायम गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल अब्बू सईद की 4 माह कबल 4 दीवारी बारिश के बायस गिर गई थी, जिसको ताहाल नहीं बनाया गया, जिस पर इलाका मकीन ज़िला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट चनियोट ने प्रॉपर्टी टैक्स ना दहिंदगान को नोटिस जारी करने में काम तेज कर दिया। 8122 नोटिस जारी कर दिए गए। ईटीओ की स्टाफ को 25 अगस्त तक नोटिस मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी गई है। आपको आगाह करें, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट मुतहर्रिक हो गया। चनियोट ने प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान को नोटिस जारी करने में काम तेज कर दिया है। इस सवाल से मजीद तफसीलात जानते हैं कलीमुल्लाह बलोच से। जी कलीमुल्लाह, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट चनियोट में जो कि नोटिस जारी करने का जो काम है वो तेज कर दिया गया और अब तक 8122 नोटिस टैक्स नादहिंदगान को जारी कर दिए गए हैं और
जो कि ईटीओ की तरफ से तमाम स्टाफ को 25 अगस्त तक की जो कि डेडलाइन दे दी गई है। हालांकि जो इसकी जो आखिरी तारीख है वो 30 सितंबर है और 25 अगस्त की जो डेडलाइन दी गई है उसका मकसद ये है कि तमाम तर जो नोटिस हैं वो फिलफौर जारी कर दिए जाएं ताकि जो आवाम है उनको हुकूमत की तरफ से जो 5% का जो रियायत है वो मिल सके। और ईटीओ राना खालिद परवेज का कहना है कि आवाम को भी चाहिए कि वो अच्छे शहरी होने का सबूत दें और जिन लोगों को अभी तक नोटिस जारी नहीं हो सके उनको चाहिए कि वो हम तक हमारे इस डिपार्टमेंट तक वो रसाई हासिल करें और हमें आगाह करें ताकि उनको भी नोटिस जल्द अज जल्द मिल सके और वो भी जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का उसमें अपना हिस्सा डाल सकें। जी बहुत शुक्रिया कलीमुल्लाह, तफसीलात से आगाह करने के लिए। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट चनियोट ने प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान को नोटिस जारी करने में काम तेज कर दिया। 8,122 नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ईटीओ की स्टाफ को 25 अगस्त तक नोटिस मुकम्मल करने की डेडलाइन दी गई है। उधर झंग डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के डॉक्टर और 4 मुलाजमीन के खिलाफ रिश्वत तलब करने और रिकॉर्ड गायब करने के खिलाफ शहरी ने एडिशनल सेशन जज कमरुज़्ज़मान की अदालत में रिट दायर की। अदालत ने डॉक्टर और अमले को नोटिस जारी कर दिया है। इस बारे में जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद ज़ीशान रज़ा से। जी ज़ीशान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, झंग थाना कोतवाली के रहायशी जाहिद रशीद जो है उसने डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ जो है वो रिश्वत तलब करने और जो वहाँ पर दीगर अमला है उसके ख़िलाफ़ एडिशनल सेशन जज कमरुज़्ज़मान साहब की अदालत में रिट दायर की, जिस पर जो है वो एडिशनल सेशन जज कमरुज़्ज़मान साहब ने जो है वो डॉक्टर और उसका जो साथ अमला है ट्रामा सेंटर का उनके ख़िलाफ़ जो है वो नोटिस जारी कर दिया है और उनको अदालत में तलब कर लिया है। उनका कहना है कि डॉक्टर वसीम, अफजल भुट्टा, फजल इलाही तीनों और दीगर जो ट्रामा सेंटर का अमला है उनको तलब किया है। जाहिद रशीद का ये कहना है कि इससे ना सिर्फ 25,000 रुपये रिश्वत तलब की गई बल्कि जो है वो इसका जो MLC का जो रिकॉर्ड था उसको भी गायब कर दिया गया। हमारे साथ इस केस के जो वकील हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी आप बताएं कि ये सारा किस तरह मामला हुआ था और अब क्या जज साहब ने नोटिस जारी किया? मेरे पास जाहिद रशीद साहब आए थे, उन्होंने बताया कि मैंने एक MLC वहाँ से चेक करवाया है और उस पर जो एक पार्ट तो उन्हें दी गई थी उस पर उसका नंबर था 1188। जो रिकॉर्ड के उनके पास था वो उन्होंने डॉक्टर के साथ मिल के भुट्टा साहब ने, फजल इलाही और उनके 2 दीगर साथी थे, उन्होंने मिल के उसको में रद्दबदल करके जो वहाँ पे पार्ट चेंज करके दोबारा लगाई गई है वो उसका नंबर भी उन्होंने फेक और बोगस लगा दिया है। आपके कहने का मतलब है कि वहाँ पर ट्रामा सेंटर में जो डॉक्टर्स और जो दीगर अमला है वो या तो रिकॉर्ड वहाँ से गायब कर देता है या फिर रिश्वत तलब की जाती है? रिश्वत भी तलब की जाती है, रिकॉर्ड भी सारा चेंज कर दिया जाता है। जो पैसे नहीं देता उनके वो खिलाफ तो वो रिकॉर्ड बना के दे देते हैं। जी हमारे साथ जो है वो इस केस के जो वकील मौजूद थे, उनका कहना है कि ना सिर्फ जो है वो रिश्वत तलब की जा रही है ट्रामा सेंटर में आने वाले मरीज़ों से, बल्कि वहाँ पर जो है वो जो रिकॉर्ड है, जो आने वाले जो बुलेट इंजरी या दीगर जो है वो लड़ाई झगड़े के जो केसेस होते हैं वहाँ पर MLC जो या वहाँ पर बनाए जाते हैं, मेडिकल लीगल जो है वो पैसे लेकर, रिश्वत लेकर जो है वो वहाँ पर उसे बनाया जाता है, या तो फिर जो रिकॉर्ड जो है वो गायब कर दिया जाता है। इस केस के रिकॉर्ड गायब करने और रिश्वत तलब करने के केस की आज समाअत हुई है, जिसमें एडिशनल सेशन जज कमरुज़्ज़मान साहब ने जो है वो नोटिस जारी किया है अस्पताल अमले और डॉक्टर वसीम समेत दीगर जो मुलाजमीन हैं उनको और तलब कर लिया है अदालत में। जाहिद रशीद का कहना है कि उसने इंसाफ के असूल के लिए जो है वो रिट दायर की है और उसका कहना है कि वो हुकाम बाला से उसकी अपील है कि उसे इंसाफ दिया जाए। जी ज़ीशान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करें। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने पंजम और हश्तम इम्तिहानात में नुमाया नंबर हासिल करने वाले 756 होनहार तलबा के लिए 80 लाख रुपए से जायद के स्कॉलरशिप जारी कर दिए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। से पंजम और हश्तम के इम्तिहानात 2016 के जो नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले उम्मीदवार थे उनकी फहरिस्तें और उनकी स्कॉलरशिप जारी कर दी गई हैं। इस हवाले से मजमूई तौर पर फैसलाबाद के 756 उम्मीदवार ऐसे हैं जो मेयार पर पूरा उतरे हैं, जिनको स्कॉलरशिप मिलेंगी और इनको जो इनके लिए फंडिंग जारी की गई है स्कॉलरशिप की मद में वो 80 लाख रुपए से जायद के स्कॉलरशिप्स हैं, जिनमें पंजाब
फैसलाबाद के जो पंजम के 378 होनहार तलबा हैं उनको 1 साल तक 800 रुपए माहाना वजीफा मिलेगा। इसके अलावा जो हश्तम के 378 तलबा हैं उनको 1000 रुपए माहाना के हिसाब से मिलेंगे और ये स्कॉलरशिप की रकम है डीओ एलिमेंट्री और डीओ सेकेंडरी के वसासत से बच्चों तक पहुंचाई जाएगी। जो पंजम के उम्मीदवार हैं वो डीओ एलिमेंट्री दफातर उनमें जो स्कॉलरशिप है डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसके अलावा जो 8वीं के उम्मीदवार हैं जो फहरिस्त जारी की गई है पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की तरफ से, जिसमें 378 उम्मीदवार पंजम और हश्तम दोनों के अलग अलग हैं, इन तमाम को जो स्कॉलरशिप की मद में रकम फराहम की जाएगी वो पहले 6 माह की 2 एक साथ में जारी की जाएगी, जिसमें जो पंजम के उम्मीदवार हैं जो उतरे हैं 370 उम्मीदवार जिसको 800 रुपए पंजम वालों को माहाना के तौर पर मिलेंगे और 6 माह की पहली के। जी जहांगीर अशरफ, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। सिटी 41 के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी 41।